बेटा आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग live organism or enzymes from organism to produce products and process useful to humans. सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये डील करती है, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को लेते हैं और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए उससे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। हम इस टेक्निक में लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसका कोई जीन या फिर एंजाइम इस तरह से यूज़ करते हैं। क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमारे जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हैं हम प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। In this sense, making curd, bread or wine, which are all microbes mediated process, could also be thought as a form of biotechnology. हम कर्ड बना रहे हैं या ब्रेड, वाइन, ये सभी क्या है, ये सभी माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस हैं। ये क्या है, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल मीन्स जिसमें हम सिर्फ नॉर्मल ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उससे अपने प्रोडक्ट्स बनवा लेते हैं। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those process which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale. लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कर्ड, ब्रेड, वाइन, इस तरह से। लेकिन इसको हम रेस्ट्रिक्टेड सेंस में आज यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मींस हम स्मॉल स्केल पर। लेकिन अगर लार्ज स्केल पर भी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस करते हैं जो आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रोब्स मीडिएटेड आपकी बायोटेक्नोलॉजी है जो कि ओल्ड है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम इसमें यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल पे हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। हमारा इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आपके टेक्निक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो मीन्स लैब वगैरह में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने के लिए, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इन मतलब आपके जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रोब मीडिएटेड हमारे प्रोसेस होते थे। तो आपके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर जीन को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं, कोई जीन डिफेक्टिव हो गया है तो उसको करेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे आगे कि किस तरह से डिफेक्टिव जीन्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows: the integration of natural science and organism, cells part thereof and molecular analogues for products and services. तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने
बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को कैसे बताया है उन्होंने, इनकम्पैसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को इंटीग्रेट, दोनों को कंबाइंड करके बताया है। कैसे? उन्होंने बताया कि मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मॉलिकुलर मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हम इसमें मॉलिकुलर एनालॉग का मतलब है आपके डीएनए आरएनए इस तरह से यूज़ किए जाएंगे, जीन्स यूज़ किए जाएंगे, और नेचुरल साइंस मीन्स ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाएगा, या फिर कोई भी सेल या फिर उसका पार्ट, इस तरह से हम इसके अंदर यूज़ करते हैं आपके मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डेफिनेशन दी है आपके बायोटेक्नोलॉजी की, कि इसमें आपका ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोलॉजी दोनों को मिक्स करके बताया है कि नेचुरल साइंस और मॉलिकुलर एनालॉग दोनों मिक्स है, मतलब ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे या फिर उसका कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल डीएनए या आरएनए। ठीक है, इसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक इस पैराग्राफ में ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम टेक्निक में यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है तो माइक्रो मीडिएटेड बायोटेक्नोलॉजी है, और अगर ये बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब उन्होंने ऑर्गेनिज्म या फिर उनका कोई पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए आरएनए, इस तरह से ये टेक्निक होती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल हैं, तो देखते हैं, अमोंग मैनी द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन हम दो कोर टेक्निक को देखते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जिसने शुरुआत करवाई है। एक है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किस तरह से हम इस टेक्निक को करते हैं, हमारे करने का तरीका क्या है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, यूज़ कहाँ है बायोटेक्नोलॉजी के, फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ हमें यूज़ बताने हैं, और प्रिंसिपल्स में हमें ये बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी को आप किस तरह से कंडक्ट करवा सकते हैं, किस तरह से हम करते हैं, हमारे करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। तो चलिए देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, techniques to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism. So genetic engineering ये एक प्रिंसिपल है आपके बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम डीएनए और आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली आपका डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए या आरएनए हम इनका क्या करते हैं, इसको अल्टर करवा लेते हैं। अल्टर मतलब हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर अपने जीन के अंदर लेते हैं और उसको होस्ट में इंजेक्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिनोटिपिक चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने जीन चेंज किया तो उससे फिनोटाइप चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी की हाइट के लिए कोई जीन्स उसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी हाइट या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो वो उससे हमें फिनोटाइप चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करवाते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करवाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस के बाद हम उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करके अपना जब रिजल्ट देखते हैं तो हमें फिनोटिपिक चेंजेस वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। तो बेटा इसके अंदर हम ये देखेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कि हमारा सिर्फ डिज़ायरेबल कैरेक्टर ही, मतलब जो हमारे डिज़ायरेबल जीन है
या फिर कोई भी हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं सिर्फ वही होना चाहिए। स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। जो ऑर्गेनिज्म या जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें चाहिए सिर्फ वही होना चाहिए, बाकी सभी कंटामिनेशन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, ठीक है। स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, जो भी कंटामिनेशन है उसको हटा दिया जाता है। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccines, enzymes, etc. तो क्या हमने इसमें क्या देखा कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमें सिर्फ हमारा डिज़ायरेबल जीन, माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल जो भी हम लेते हैं सिर्फ हमें वही चाहिए। उसके अलावा जो भी कंटामिनेशन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। सभी बाकी कंटामिनेशन को हटा दिया जाता है, सिर्फ डिज़ायरेबल माइक्रोब ही हमें चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या बनाना चाहते हैं, हम एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं या फिर हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं या एंजाइम्स बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ हमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाला जीन या माइक्रोब चाहिए, बाकी हम सब कुछ क्लीन कर देते हैं, वहाँ से कंटामिनेशन फ्री करवा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब हमें क्या समझना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल का जो ये कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है हम उसको समझते हैं। You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ए सेक्सुअल के ऊपर क्या है, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज को हम अप्रिशिएट करते हैं। हम देखते हैं कि वेरिएशंस शो होती हैं आपके कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होती। क्यों? बिकॉज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर आपको प्रिजर्व मिलती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन को करवाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, जबकि ए सेक्सुअल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, जैसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हैं, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारा पोटैटो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्टेम से हमारा पोटैटो डेवलप होता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, अब पोटैटो नेक्स्ट जनरेशन में पोटैटो रहता है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आते। तो ये एसेक्सुअल का एग्जांपल है, मीन्स हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही। तो इसी वजह से प्रिजर्व रहता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स मतलब दो पेरेंट्स होते हैं, मेल फीमेल, और उनसे जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनती है उनमें वेरिएशन होते हैं, क्योंकि दोनों के जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं, इसी वजह से वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired gene. तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता था प्लांट में या फिर एनिमल्स में यूज़ किया जाता था, ब्रीडिंग करवाई जाती थी, तो उसमें क्या देखने को मिलता था कि डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ आपका अनडिज़ायरेबल जीन भी आ जाता था, ठीक है बेटा। तो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जेनेटिक क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene
without introducing undesirable genes into the large target organism. तो जो ये आपका टेक्निक है ना, ये जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसमें हम जो आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, फिर उससे जीन क्लोन करते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके सिर्फ डिज़ायरेबल जीन ही हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ कोई भी अनडिज़ायरेबल जीन आपको नहीं मिलता है हमारे टारगेट ऑर्गेनिज्म में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का मतलब है हम इस टेक्निक की स्टार्टिंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को बनाने के लिए, इस टेक्निक को करने के लिए हम अपना डिज़ायरेबल जीन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बैक्टीरिया लिया, हमने बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की एक खासियत होती है कि जो प्लाज्मिड होता है ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स ये इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद से अपनी कॉपी बना सकता है। तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाते हैं, हम इस डीएनए को इस बैक्टीरिया से बाहर निकाल लेते हैं और फिर कुछ एंजाइम्स की हेल्प से इसमें कट करवा देते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लाज्मिड है, इसको हमने कुछ एंजाइम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ये आपका कट कर देगा इस प्लाज्मिड को, और जो हमारा डिज़ायरेबल जीन होगा उस डिज़ायरेबल जीन को हम यूज़ कर लेते हैं, उस डिज़ायरेबल जीन को हम यूज़ कर लेते हैं। उसको एक एंजाइम होता है आपका लाइगेज एंजाइम, उस एंजाइम की हेल्प से ये हमारा डिज़ायरेबल जीन है, हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर मर्ज करवा दिया, यहाँ जो भी हम कैरेक्टर चाहते हैं इस जीन के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये जो आपका बनता है, ये बेटा क्या बना, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बाइंड किया हमने डीएनए को, हमने प्लाज्मिड लिया था बैक्टीरियल सेल से, अब बैक्टीरियल सेल से हमने ये प्लाज्मिड को निकाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कैसे निकाला इसको, तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, ये बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल को पहले हम ब्रेक करवाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे। अगर प्लांट की सेल को ब्रेक करवाते तो सेलुलेज यूज़ करेंगे, और अगर इसी तरह से हम जो भी अपनी सेल को ब्रेक करवाते हैं वही एंजाइम यूज़ करते हैं। सेलुलोज होता है, मतलब सेल वॉल होती है प्लांट की, तो उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलेज एंजाइम से उसकी सेल वॉल को ब्रेक करके इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी हमने लाइसोजाइम यूज़ किया क्योंकि हमारी बैक्टीरियल सेल थी। इस सेल में एक और डीएनए होता है जिस डीएनए को हमें नहीं छेड़ना होता, हम सिर्फ इसी डीएनए का यूज़ करते हैं जो हमारा प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्यों, क्योंकि ये वेक्टर का काम करता है बेटा, ये एक तरह से कैरियर है जो हमारे इस डिज़ायरेबल जीन को कैरी करेगा, ये डिज़ायरेबल जीन को कैरी करेगा, इसके अंदर है हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर, जो भी हम कैरेक्टर अपना जो भी हम कैरेक्टर चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई जीन, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, ये जीन हमने लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैनक्रियास की बीटा सेल से हमने ये जीन लिया है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, तो हमने ये जीन यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया है क्योंकि हम इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं लार्ज स्केल पर। तो हमने यहाँ कैरियर प्लाज्मिड यूज़ कर लिया क्योंकि ये प्लाज्मिड खुद अपना नंबर बढ़ाएगा तो हमारा ये जीन भी साथ के साथ कॉपी बन जाएगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको अब हम इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें बैक्टीरिया के अंदर हमारी कॉपी बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग, ठीक है।
तो इस तरह से ये हम प्रोसेस करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो बेटा ये बात पढ़ी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, ये हमने देख लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन ट्रांसफ़र क्या होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो क्या आप जानते हैं कि अगर हम फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ, मतलब अगर हम एलियन ऑर्गेनिज्म में अपना जो भी डीएनए का पीस ऑफ डीएनए अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो मोस्टली लाइक दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। तो एलियन ऑर्गेनिज्म में जो भी हम ये जीन अपना मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो मल्टीप्लाई करेगा? तो ये क्या बात चल रही है, चलिए देखते हैं एक बार हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में अगर हम जीन को ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही हमने इस डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र कर दिया, ये डिज़ायरेबल जीन फॉर एग्जांपल हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन था, इस जीन को हमने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा डिज़ायरेबल जीन है। तो क्या बेटा ये जीन इसमें कॉपी करेगा? नहीं, ये एबल ही नहीं है कॉपी बनाने के। क्यों एबल नहीं है, चलिए देख लेते हैं। ये अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा। बट when it get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherit along with the host DNA. This is because the alien piece of DNA has become part of a chromosome which has the ability to replicate. तो इसमें क्या बताया गया कि अब हम इस अपने जीन को, देखो हमने सिंपल जीन को डाला सेल के अंदर तो वो कॉपी नहीं बनाएगा, लेकिन हम इस जीन को इंटीग्रेटेड करा देंगे रिसिपिएंट के जीनोम से, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, होस्ट के डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्यों मल्टीप्लाई करेगा? क्योंकि बेटा हमने क्या देखा कि जो प्लाज्मिड होता है, हम प्लाज्मिड जो लेते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग की पावर होती है, ये अपनी कॉपी बना सकता है खुद से, ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। अब हमने यहाँ पे इसमें अपना जीन मर्ज करवा दिया और अगर अब हम इसे किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपनी कॉपी बना लेगा, ठीक है, कॉपी बना लेगा और नेक्स्ट सेल में हमारा जो जीन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, और हमें काफ़ी अमाउंट में हमारा इंसुलिन मिल सकता है। तो ऐसा क्या है इस प्लाज्मिड के पास जो ये अपनी कॉपीज़ खुद से बना लेता है? हम इसको जब, क्योंकि क्रोमोसोम का एक पार्ट बन गया, अब हमारा एलियन जो पीस है, जो हमारा जीन है, उसी को एलियन बोला जा रहा है क्योंकि वो फॉरेन जीन है, बाहर से हम जीन इंजेक्ट करते हैं। तो जब वो क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है, फॉर एग्जांपल आपके प्लाज्मिड का पार्ट बन जाता है, तो वो अपनी कॉपीज़ बना सकता है, वो रेप्लिकेट उस विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इन ए क्रोमोसोम देयर इज़ ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड के पास ओराई होती है, रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। तो ये जो एलियन पीस, मतलब डीएनए का जो ये एलियन पीस जो हमारा जीन है, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म में क्या ज़रूरत है? क्रोमोसोम का वो पार्ट बन सके, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो आपकी क्रोमोसोम मीन्स आपके प्लाज्मिड में होता है। उसकी वजह से हमारा जो जीन है उसमें मल्टीप्लिकेशन, मतलब जीन भी हमारा रेप्लिकेट होता है, क्योंकि क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है। और क्रोमोसोम रेप्लिकेट बेटा क्यों हो रहा है? कि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो हमारा एलियन डीएनए, ये जो एलियन डीएनए हम बार बार पढ़ रहे हैं, यही हमारा डिज़ायरेबल जीन की बात चल रही है।
ठीक है, ये लिंक्ड होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये हमारा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमारा जो डीएनए है, एलियन पीस है, वो क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग। इसी को क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोन बनाना, सेम हमारा जो जीन है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, सेम हमारा जीन काफ़ी कॉपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम क्लोनिंग बोलते हैं। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, किसी भी टेम्पलेट डीएनए की जो कॉपी का बनना ही हमारा क्लोनिंग है। टेम्पलेट कौन है हमारा, जो हम जीन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा टेम्पलेट है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए molecule. The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistant with a native plasmid autonomously replicates circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. तो ये क्या मतलब है इस बात का बेटा, इस बात का ये मतलब है कि जो स्टैनले कॉन और हर्बर्ट बोयर थे, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, 1972 में इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया था जो कि सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से लिया था। इन्होंने सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन लिया था और वहाँ से उसको कट किया इन्होंने, वहाँ से उन्होंने कट किया किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अभी हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। इसकी हेल्प से हम प्लाज्मिड को कट करते हैं और अपने डिज़ायरेबल जीन को वहाँ पर मर्ज करवा देते हैं। ठीक है, और जीन को भी कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कट करवा लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब जो वो कट हमारा जो डीएनए का पीस जो हमने कट किया था उसको प्लाज्मिड के साथ लिंक करवा दिया। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर। ये प्लाज्मिड डीएनए कैसा काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। To transfer the piece of DNA attached to it. You probably know that mosquito act as insect vector to transfer the malarial parasite into human body. In the same way, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो वेक्टर है आपका, मतलब जो प्लाज्मिड है वो एज ए वेक्टर एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के लिए एज ए कैरियर होता है और प्लाज्मोडियम मेन मलेरियल पैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो सेम वैसे ही प्लाज्मिड भी एक वेक्टर के जैसे काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे आपका मॉस्किटो वेक्टर रहा है किसके लिए, मलेरियल पैरासाइट के लिए, ह्यूमन बॉडी में पहुँचाने के लिए। In the same way, plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. Alien piece of क्या है, वही हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम आपका प्लाज्मिड करता है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो हमने अभी देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना डिज़ायरेबल जीन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिज़ायरेबल जो भी हम जीन चाहते हैं हमने उस जीन को लिया और उस जीन को हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई डीएनए है, इस डीएनए से हमने अपना डिज़ायरेबल जो जीन है वो हम कट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारा डिज़ायरेबल जीन है, इस डिज़ायरेबल जीन को हमने कट करवा लिया किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने कट करवा लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक होते हैं एक्सो। तो बेटा जो एंडो होते हैं वो अंदर की साइड कट करते हैं और एक्सो जो होते हैं वो एंड पर कट करते हैं डीएनए को।
तो हमने एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लिया और अंदर जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जीन है, उसको हमने कट करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जीन को हमने ले लिया, ठीक है। जब हम इस जीन को कट करवा लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे अपना बैक्टीरियल सेल में होता है आपका प्लाज्मिड। अब हमें ये प्लाज्मिड चाहिए। इस प्लाज्मिड को हम कैसे बाहर निकालते हैं, हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करते हैं, सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और आपका प्लाज्मिड हम ले लेते हैं। अब हम फिर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, जो कि जहाँ हमें अपना ये जीन को मर्ज करना है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को कट करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस प्लाज्मिड को कट करवा लिया इस जगह से। अब हम अपना जीन यहाँ पर मर्ज करवा देंगे, किस एंजाइम की हेल्प से बेटा, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, जो कि इस हमारे जीन को यहाँ इस प्लाज्मिड से मर्ज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट अब डीएनए बन जाएगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करवा देंगे बैक्टीरियल सेल में, जहाँ इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी बन जाएगी। और जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी बन जाएगी हमारे, तो हमारा जो जीन है वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने यहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया इस होस्ट के अंदर, और अब ये जब सेल डिवाइड करेगी तो हमारा होस्ट भी डिवाइड करेगा, हमारा ये जीन भी डिवाइड करेगा, जिसकी क्लोनिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है आपका टेक्नोलॉजी का। तो हमने क्या किया, हमने लाइगेज की हेल्प से ये अपना करवा लिया, ठीक है। लाइगेज की हेल्प से हमने प्लाज्मिड में अपना जीन मर्ज कर दिया, विच act on cut DNA molecule and joins their end. This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. तो हमने अपना recombinant DNA बनवा लिया। अब हम इस recombinant DNA को किस में इंजेक्ट करवाया, हमने ई कोलाई में, इस्चेरेशिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, closely related to salmonella. It could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. ये अपनी multiple copies बना लेगा। जो होस्ट हमारे इकोलाई के अंदर जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, ये हमारा कॉपी बना लेगा, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। तो हमने क्या किया था, हमने सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया था, और इस रेसिस्टेंट जीन को हमने वहाँ से कट करके अपने प्लाज्मिड के साथ मर्ज करवाया था, और मर्ज करके फिर हमने उसको एस्चेरिशिया कोलाई में इंजेक्ट करवा दिया था। और उसके बाद उस जीन की कॉपी कहाँ बन गई थी, आपके ई कोलाई में। जो ये क्या है, आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पहुँच गया ई कोलाई के अंदर, ठीक है। तो ई कोलाई के अंदर चला गया। अब ई कोलाई में भी क्या चला गया, आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पहुँच गया। So you can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. तो हमने क्या देखा कि 3 बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, जो हमने ये बनाया। तो सबसे पहले हम अपना डिज़ायरेबल जीन जो है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उस डीएनए को क्या करेंगे, होस्ट में इंजेक्ट करेंगे, और ट्रांसफ़र करवा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है। तो सबसे पहले डिज़ायरेबल जीन लेते हैं, फिर उसको क्या करवाते हैं, डीएनए प्लाज्मिड के साथ मर्ज करके होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और होस्ट में जाने के बाद उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं। तो ये स्टेप्स हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
तो हम क्या टूल्स यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो चलिए देखते हैं। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and the host organism. Let us try to understand some of these in detail. तो हमने क्या देखा कि इस टेक्निक को करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए हमें क्या क्या नीड होती है। इसके लिए हमें क्या नीड पड़ी? इसके लिए हमें नीड हुई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। सबसे पहले तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, फिर पॉलीमरेज एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन करवाएगा हमारे जीन की, लाइगेज एंजाइम जो कि मॉलिकुलर ग्लू है, और वेक्टर जो आपका प्लाज्मिड है जिसके अंदर आप अपना जीन पुट करते हैं, और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म की। ये सभी हमारे टूल्स हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो इनको डिटेल में देखते हैं अब हम। फर्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है देखते हैं। इन द ईयर 1963 the two enzymes responsible for restriction the growth of bacteriophage in E. coli were isolated। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है 1963 में सबसे पहले क्या देखा गया कि ई कोलाई से ये दो एंजाइम को आइसोलेट किया था। और क्या देखा गया था, ये जो दो एंजाइम हैं ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे हैं। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए वाइल द अदर कट डीएनए। द लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ईशरेशिया कोलाई में हमारा ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो हम उससे इसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया ईटर होता है, ये हमारे ई कोलाई में इन्फेक्शन करता है। तो ई कोलाई खुद को बचाने के लिए इन एंजाइम को रिलीज़ करता है, लेकिन ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तो कट कर देता है, लेकिन इस्चेरेशिया कोलाई के डीएनए को इससे कुछ नहीं होता। तो ये अपने डीएनए को कैसे बचाता है? ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा देता है। इस्चेरेशिया कोलाई में एक एंजाइम रिलीज़ होता है मिथाइलेज एंजाइम, जो कि मिथाइल ग्रुप को इस्चेरेशिया कोलाई के डीएनए पर ऐड करवा देता है, जिसकी वजह से ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्चेरेशिया कोलाई के डीएनए को कट नहीं करता, लेकिन बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ये कट करवा देता है। So of one of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The latter was called restriction endonuclease. तो बाद में इसका क्या नाम रखा गया? restriction endonuclease. The first restriction endonuclease Hind second, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind second always cut DNA molecules as a particular point by recognize a specific sequence of 6 base pair. This specific base sequence is known as recognition sequence for Hind second. सो जो ये हिंड सेकेंड एंजाइम है ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा है, और ये इसमें क्या होता है, ये हिंड सेकेंड जो होता है ये हमेशा डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करता है, जिसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। Beside Hind second, today we know more than 90 restriction enzyme that have been isolated from over to 30 strain. Through 30 strain से हम 90 restriction enzyme को isolate कर चुके हैं, और बैक्टीरिया each of which recognize different recognition sequences. The convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus and the second two letter come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. Example E. coli. तो ये जो एंजाइम का जो नाम है एंजाइम का जो नाम है, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस से आया है, और सेकंड जो 2 लेटर हैं वो स्पीशीज़ के हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, जो कि आइसोलेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इकोराई, तो इस्चेरेशिया जीनस है, ई जो है इसमें जीनस के नाम से ई आया है इस्चेरेशिया,
CO जो है वो स्पीशीज़ का नाम है कोलाई, और जो R है वो आया है किस, कहाँ से, कम्स फ्रॉम, ये स्ट्रेन का नाम है, RY13 ये स्ट्रेन है। तो इस तरह से इनका नाम रखा गया है। R इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। Roman number following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria। और रोमन नंबर क्या बताता है, ये इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर को एंजाइम में, ठीक है, जो कि आइसोलेट किए गए हैं स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, मतलब बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन है उनसे जो ये एंजाइम आइसोलेट किए गए हैं उनके ऑर्डर को दर्शा रहा है आपका रोमन नंबर। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। दीज आर ऑफ टू काइंड्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, लार्जर क्लास है जिसका नाम है न्यूक्लियेज। ये दो टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, वेयरएज एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो एंडोन्यूक्लियस तो डीएनए के बीच से कट करता है और एक्सोन्यूक्लियस उसके एंड को कट करता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix of specific point in their sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. तो ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ही कट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे डीएनए को। स्पेसिफिक साइट आपकी फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोइड सीक्वेंस होता है डीएनए में। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब है? डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोम्स आर? दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल हम दोनों साइड से एक नाम पढ़ रहे हैं, जैसे मलयालम, एट अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोमिक विच आर सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। हम चाहे इधर से पढ़ें तो भी मलयालम है, या और इधर से पढ़ें तो भी, फॉरवर्ड पढ़ें तो भी मलयालम है, बैकवर्ड पढ़ें तो भी मलयालम है। तो इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से सेम वर्ड पढ़ा जाता है। The palindrome in DNA is a sequence of base pair that reads same on the two strand when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequence read the same on two strand in 5 to 3 direction. This is also true if read 3 to 5 direction. तो ये क्या है? palindromic sequence है, 5 to 3 direction and 3 to 5 direction. Restriction enzyme cut the strand of DNA little away from the center of the palindrome site. तो palindrome site के center से थोड़ा सा दूरी पर ये कट करता है, but between the same two base on the opposite strand. This leaves single strand portion at the end. There are overhang stretches called sticky end on the each strand. These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts. This stickiness of the end facilitates the action of the enzyme DNA ligase. तो स्टिकी एंड का क्या मतलब है? जिसमें ओवरहैंग क्रिएट होते हैं। ओवरहैंग फॉर एग्जांपल इस टाइप से होता है, ये हमारा डीएनए है और यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया गया और ये ओवरहैंग हमारा डीएनए है, जिसको कैरी करके आपके यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नीचे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएंगे। ये आपका ओवरहैंग क्रिएट करवाता है, जिसे हम स्टिकी एंड कहते हैं। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA, which are composed of DNA from different source genome. Restriction endonuclease यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फॉर्म करने के लिए? आपका recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different source genome. When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end. This is can be joined
टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज को यूज़ करते हैं जो स्टिकी एंड होते हैं, मतलब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं जिसकी वजह से सेम स्टिकी एंड बनते हैं, जिससे कि आप डीएनए लाइगेज से उसको ज्वाइन करवा सकते हो। You may have realized the normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. Separation and isolation of DNA fragments. So इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर रहे हैं और सेपरेट करते हैं, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कट कर लेंगे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। जब हम उसको कट कर लेते हैं तो हम एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डीएनए को पुट कर लेते हैं हम इन वेल्स में, जो जेली के वेल्स होते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको अच्छे से कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है आपकी। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना जीन को हमने कट, हमारा डिज़ायरेबल जीन हमें चाहिए, तो हम डीएनए के अंदर से इस जीन को कट कर लेंगे। जब हम इस जीन को यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जीन है, हमने इसको कट कर लिया, तो जीन को हम निकालेंगे कैसे यहाँ से, इसके निकालने का पूरा आपका सीक्वेंस होता है, पूरा मेथड होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे,